तो क्या कॉरपोरेट भारत की राजनीतिक सत्ता को डिगा सकता है? यह सवाल बता दें, रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। वंतारा में अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। सवाल यह है, क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कॉरपोरेट की चुनौती खड़ी हो गई और अब कॉरपोरेट को ध्वस्त करने की दिशा में मौजूदा राजनीतिक सत्ता खड़ी हो चुकी है? के लिए बनाई गई 4 सदस्यों की एक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर होंगे इस कमेटी के अध्यक्ष। एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु के वकील ने लगाए हैं अनियमितताओं के आरोप। यह कॉरपोरेट वार नहीं है, यह इस देश में कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस से निकली हुई एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस और इस देश में सबसे ताकतवर राजनीतिक सत्ता आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। भारत में सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस के तौर पर पहचान रिलायंस की है, यानी मुकेश अंबानी की है। और मुकेश अंबानी की ताकत राजनीतिक तौर पर कई मौकों पर खुलकर नजर आई है। अंबानी कमोवेश हर क्षेत्र में छाते चले गए, सरकार के साथ खड़े थे, इसीलिए कमोवेश हर फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जो मुकेश अंबानी का फंक्शन हो उसमें वो जरूर पहुंचते थे। वो मुंबई की तस्वीर आपको जहन में हो सकती है जब अस्पताल का उद्घाटन था, या फिर आपके जहन में यह भी हो सकता है जब जियो लॉन्च किया गया तो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की अखबार के पहले पन्ने पर चस्पा की गई थी। तो क्या कॉरपोरेट भारत की राजनीतिक सत्ता को डिगा सकता है? यह सवाल बीते 1-1.5 महीने से लगातार चल रहा है और बार बार यह सवाल बढ़ा है कि आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो या फिर गठबंधन की सरकार चूंकि टिकी हुई है वह खुद अल्पमत में है तो उसको डिगाया जा सकता है। यह सवाल किसी दूसरे शख्स से नहीं बल्कि रिलायंस और मुकेश अंबानी के ग्रुप को लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, चाहे वह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो चाहे वो राइटर्स की रिपोर्ट हो, इसका खुलासा खुलकर किया गया कि कितना लाभ रूस से तेल खरीदने को लेकर और रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने को लेकर रिलायंस को फायदा हुआ। इसका खुला जिक्र अमेरिका ने भी किया कि युद्ध के बीच युद्ध से लाभ कमाने वाले जो निजी पार्टनर भारत सरकार के हैं उन्हें बाखूबी बहुत लाभ मिला है। उसमें 2 कंपनियों का खुलकर जिक्र हुआ, नायरा और रिलायंस। सवाल यह है, क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कॉरपोरेट की चुनौती खड़ी हो गई और अब कॉरपोरेट को ध्वस्त करने की दिशा में मौजूदा राजनीतिक सत्ता खड़ी हो चुकी है? यह सवाल दरअसल रिलायंस का रूस से कच्चा तेल खरीदना और उस मामले को भारत के भीतर भी तूल देने से शुरू होता है। वो अनिल अंबानी को फ्रॉड साबित करना और एसबीआई के जरिए अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट को भी फ्रॉड साबित करते हुए सीबीआई और ईडी की जांच और इन सब के बीच लगातार छापों की फेरिस्त से एक कदम बात आगे बढ़ती है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में अनंत अंबानी जो जामनगर में जहां पर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसका जो ग्रीन बेल्ट एरिया है उसमें वह वंतारा जू चलाते हैं। यानी वंतारा जू का उद्घाटन भी किसी दूसरे शख्स ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक तौर पर 4 मार्च को जाकर किया, यानी अभी 6 महीने भी पूरे हुए नहीं है। और अनंत अंबानी का विवाह जो पिछले बरस जुलाई के महीने में था उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करने पहुंचे थे। एक तस्वीर तो हमारे पीछे लगी हुई है जिस मुकेश अंबानी और रिलायंस के करीब प्रधानमंत्री मोदी और उनके कालखंड में अडानी का आगे बढ़ते चले जाना और एक झटके में मुंद्रा पोर्ट से लेकर किंग ऑफ पोर्ट हो जाना, और इस देश के भीतर पावर सेक्टर हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, हर सेक्टर में उनकी मौजूदगी दिखाई देने लग जाए तो यह कॉरपोरेट से यारी थी। लेकिन इन सब के बीच बार बार एक सवाल बड़ा होता चला गया, अंबानी या अडानी। और शायद यह सवाल राजनीतिक चुनौती के तौर पर अमेरिका के भीतर भी गूंजा जब अंबानी की फाइल नहीं बल्कि अडानी की फाइल खुली। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अडानी को लेकर एक रुकावट है, अंबानी को लेकर रुकावट नहीं है। अंबानी भारत की सत्ता को चुनौती देने की परिस्थितियों में है और मोदी सत्ता इस दौर में क्या वाकई अंबानी और रिलायंस को ध्वस्त करना चाहती है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सीधे सीधे उसी वंतारा जू को लेकर था जो सबसे प्रिय है अनंत अंबानी का। अनंत अंबानी छोटे बेटे हैं और उनके विवाह में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। उनके विवाह में जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी उसमें ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची थी अपने पति और बेटी के साथ। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि जिस आरोप के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना डाली और तारीख तय कर दी कि 12 सितंबर तक आपको रिपोर्ट देनी है, जो लोग उसमें 4 कमेटी सदस्य में नियुक्त किए गए हैं, चारों हाई प्रोफाइल हैं, चारों को प्रभावित करना शायद रिलायंस या अंबानी के लिए मुश्किल होगा। इसको ध्यान में रखकर शायद यह नियुक्ति हुई है। मुंबई के पूर्व
पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को भी रखा गया है। और चूंकि पहली बार वंतारा 10 पॉइंट की जांच होनी है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसकी भी जांच कीजिए, तो उसमें एडिशनल कमिश्नर कस्टम के अनीश गुप्ता को भी रखा गया है। मैसेज बहुत साफ है, लड़ाई चरम पर है। और इस परिस्थिति में जिन बातों की जांच करनी है वो इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथाल और जस्टिस प्रसन्ना वाराले ने कहा कि बिल्कुल नियुक्त करते हैं हम एसआईटी, और 4 लोगों के नाम दे रहे हैं। 12 को रिपोर्ट आएगी, 15 को हम दोबारा सुनवाई करेंगे, और इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नेशनल इंटरनेशनल जो भी लीगलिटीज है सबकी जांच होनी है। इस वंतारा का पूरा नाम है वंतारा ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहां जानवरों को बचाकर लाया जाता है और उनको पुनर्वास किया जाता है। प्रधान मंत्री इसी का उद्घाटन करने मार्च के महीने में गए थे। कम शब्दों में समझें तो पशुओं को अवैध तरीके से तो नहीं लाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं जुड़ा है, यहां पर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। वंतारा की तरफ से जवाब आया, हम जो भी जांच होगी उसमें पूरी मदद करेंगे। इसलिए भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर संघ दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों का सेमिनार कर रहा है। और जो टैरिफ कल से बढ़ने वाला है, जो रूस से तेल खरीदने की एवज में 25% बढ़ जाएगा कल सुबह 9:30 बजे से, उसका असर भारत की इकोनॉमी पर कैसा पड़ने वाला है, रोजगार पर कैसा पड़ने वाला है, जो एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर कैसा भयानक तौर पर पड़ने वाला है, यह सारी परिस्थितियों का एनालिसिस खुद मोदी कैबिनेट भी कर रही है, दिल्ली में ही आज करेगी। यानी मैसेज जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत की पारंपरिक इकोनॉमी पहली बार डगमग है, भारत के पारंपरिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डगमग है। विपक्ष तो अपनी जगह पर विपक्ष के रूप में मौजूद है ही, लेकिन जो संघ की विचारधारा और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता और उसका इस दौर में अंबानी से करीब होना, यह सारा एक नया चक्रव्यूह है जो भारत की राजनीति के भीतर, बीजेपी के भीतर चल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय जिस देश में राजनीति होती हो, सत्ता को बेदखल करने का काम किया जाता हो, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त होती हो, बकायदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे हो चुके हो, उस देश की राजनीति को डिगा पाने की क्षमता में कॉरपोरेट है या नहीं है? या फिर कॉरपोरेट को डिगा पाने की परिस्थिति में क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ऐसे मौके पर आ चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर गुजरात में यह ऐलान करें, मुश्किल वक्त है इकोनॉमी के लिए, और इस मुश्किल वक्त में हमारे किसान, हमारे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले, हम उनके साथ खड़े हैं। और स्वदेशी का राग अलापा जाए, महात्मा गांधी को याद किया जाए, लेकिन एक बात तो समझनी होगी, महात्मा गांधी की सादगी, जब वो स्वदेशी का नारा लगा रहे थे, तन पर कपड़ा नहीं था, एक धोती थी। जिस वक्त जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए लाल बहादुर शास्त्री इस देश के लोगों से रुपया, पैसा, गहना मांग रहे थे और उपवास करने की दिशा में देश को ले जा रहे थे, देश तैयार इसलिए था क्योंकि सादगी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के साथ जुड़ी थी। इस वक्त की परिस्थिति में रईसी सत्ता के साथ जुड़ी है और वो सादगी और स्वदेशी का नारा लगा रहा है। कॉरपोरेट को साथ लेकर चले, अब आमने सामने खड़े हैं। अंजाम क्या होगा, इंतजार आप भी कीजिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।